हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी की पैट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके जीएस हिस्ट्री का पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर्षवर्धन जो है वर्धन वंश से संबंधित थे या फिर पुष्यभूति वंश भी इनको बोला जाता है, इससे संबंधित थे। हर्षवर्धन के जो पिता का नाम था वो प्रभाकर वर्धन था। उनकी माता जो थी यशोमती थी और उनके बड़े भाई थे जो कि उनसे 4 साल बड़े थे, उनका नाम था राज्यवर्धन और उनकी बहन भी थी राजश्री। और उनका जो शासन था वो 6ठी शताब्दी में शुरू होता है, 590 के आसपास से। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ है? 590 ईस्वी में हुआ है, आज के हरियाणा में। मतलब उस समय हरियाणा नहीं था, थानेसर में हुआ था। ठीक है, आज के समय में उसे हम हरियाणा में थानेसर के नाम से जानते हैं। तो क्या होता है, जब गुप्त वंश चल रहा था तो गुप्त वंश के धीरे धीरे जब पतन हो जाने के बाद से उत्तर भारत में पूरी तरह से अराजकता की स्थिति आ गई थी। मतलब हर तरफ कहीं कुछ साम्राज्य बन रहे हैं, कहीं कुछ साम्राज्य बन रहे हैं। तो उस तरह से उत्तर भारत में बिल्कुल भी अराजकता की स्थिति आ गई थी। तो उसमें एक वंश का उदय होता है, मतलब कई सारे वंश का उदय होता है, पर उसमें वर्धन वंश जो है यानी पुष्यभूति वंश जो है बहुत ज़्यादा जो है अपना बड़ा साम्राज्य फैला लेता है। मतलब लगभग नॉर्थ इंडिया कवर कर लेता है, पंजाब का हिस्सा बस बच जाता है। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में देख लेते हैं अच्छे से। हर्षवर्धन ने एक तरह से जब गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया, उसके बाद से जब हर्षवर्धन का शासन आता है, तब जाके भारत में जो है राजनीतिक स्थिरता एक तरह से 40-50 सालों के लिए जो है स्थापित हो जाती है। मतलब कोई एक शासन कर रहा है और अच्छे से सब कुछ चल रहा है। ठीक है, तो इनकी जो एक बहन थी राजश्री, ठीक है, उनके पति का नाम था ग्रहवर्मा। ठीक, उनके पति का नाम था ग्रहवर्मा। तो मालवा के एक शासक थे देवगुप्त, उन्होंने ग्रहवर्मा को कैद कर लिया था। ठीक है, और उनको जेल में डाल दिया था। तो इसलिए जो हर्षवर्धन के बड़े भाई थे राज्यवर्धन, उन्होंने देवगुप्त को मार डाला। ठीक है, परंतु देवगुप्त का एक दोस्त था शशांक, उसने क्या की, धोखे से जो है राज्यवर्धन की हत्या कर दी। अब आप सोचेंगे ये फैक्ट मैम क्यों पढ़ा रही हैं? देखिए, ये फैक्ट इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि राजश्री के बारे में कभी कभी पूछता है कि देवगुप्त ने किसको कैद में डाला था और उनका हर्षवर्धन से क्या लेना देना था। तो ये एक तरह से उनके बहनोई थे और जिनकी हत्या जो है, जिनको जेल में डाल दिया था देवगुप्त ने। ठीक है, और राज्यवर्धन ने फिर जाकर के देवगुप्त की हत्या कर दी। पर देवगुप्त का एक बहुत प्रिय मित्र था शशांक, उसने जो है राज्यवर्धन की हत्या कर दी। अब शशांक यहाँ क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो बुद्ध को जिस वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल का वृक्ष जो था, जिसको बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, उसको इसी ने काटा था, शशांक ने। क्यों काटा था? क्योंकि ये शैव धर्म को मानते थे। शशांक शैव धर्म को मानते थे, तो इनको बुद्ध धर्म वालों से जो है एक तरह से नफरत थी और इन्होंने जाकर के बोधि वृक्ष को काट दिया। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जिस वृक्ष के नीचे जो है गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस वृक्ष को काटने वाला कौन था? तो शशांक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हर्षवर्धन जो है 590 ईसा पूर्व में तो उनका जन्म होता है, सॉरी ईसा पूर्व बोल रही हूँ, ईस्वी में। पर उनका जो शासन है कब से स्टार्ट करता है? वो जो है 16 वर्ष की एज में 606 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, 16 वर्ष की उम्र में, क्योंकि राज्यवर्धन की तो मौत हो जाती है, उनको तो उनकी हत्या कर दे होती है। तो इसलिए हर्षवर्धन जो है 606 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठते हैं और 606 से लेकर के 647 तक ये शासन करते हैं, लगभग 40 साल के आसपास, और अच्छी खासी शासन करते हैं और अपना बहुत अच्छा विस्तार करते हैं। ऐहोल प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि हर्ष जो है जब अपना शासन फैला रहे थे, ये मान लीजिए नॉर्थ इंडिया हो गया, ये इस तरह से, मैप थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है, तो मान लीजिए यहाँ तक जब ये शासन फैला लिए थे, तो जब ये नीचे की तरफ आ रहे थे दक्षिण की तरफ, तो दक्षिण में भी तो कोई ना कोई शासन कर रहा होगा। तो दक्षिण में चोल, चेर, पांड्या, ये सब लोग शासन करते थे। ठीक है, तो
यहाँ पर जब ये धीरे धीरे कोशिश करने की कोशिश किए, मतलब बढ़ने की कोशिश किए नर्मदा नदी के पास, तो एक शासक से इनका मुकाबला होता है जो कि क्या था, चालुक्य वंशी शासक था। उसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। और वहाँ पे हर्षवर्धन की पुलकेशिन के साथ जो है लड़ाई होती है और नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय जो है उनको हरा देता है। ये इतिहास का बहुत ही रोचक तथ्य है और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार कि किसने हर्षवर्धन को हराया था, क्योंकि हर्षवर्धन उत्तर भारत का बहुत ही महान शासक था उस वक्त। ठीक है, तो पुलकेशिन द्वितीय ने इनको हरा दिया था। अब उसके बाद से वो फिर दक्षिण की तरफ जो है विस्तार नहीं कर पाए, क्योंकि यहीं पर जो है पुलकेशिन ने उनको क्या है, युद्ध में हरा दिया था। ठीक है, हर्षवर्धन के बारे में एक और फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है कि जो चीनी यात्री था ह्वेन-सांग, वो किस शासक के अंतर्गत, किस शासन के शासनकाल में भारत आता है, तो वो हर्षवर्धन के टाइम में ही आता है। पूछता है हर्षवर्धन किस शताब्दी में थे, तो 6ठी शताब्दी में थे। 6ठी शताब्दी में शासन कर रहे थे हर्षवर्धन, और 6ठी शताब्दी में ह्वेन-सांग जो है आया रहता है इनके साथ, इनके शासनकाल में। ठीक है, हर्षवर्धन जो है, उनके पूर्वज जो है शिव उपासक हुआ करते थे, शिव को मानते थे, सूर्य देवता की पूजा करते थे। ठीक है, इनके जो पूर्वज थे। पर जब ह्वेन-सांग आता है इनसे मिलने, तो 7-8 सालों तक रहता है वो इनके आसपास, मतलब इनके साथ रहता है, और उससे मिलने जुलने के बाद जो है ये भी बुद्ध उपासक बन जाते हैं, बौद्ध धर्म को आश्रय देते हैं। और जो बौद्ध धर्म बाद में हीनयान और महायान में बट गया था, ठीक है, हीनयान और महायान में बट गया था, तो हर्षवर्धन जो है महायान शाखा को जो है आश्रय देते हैं। ठीक है, मतलब अगर क्वेश्चन ये लगता है कि हर्षवर्धन क्या बौद्ध उपासक थे, तो हाँ, हर्षवर्धन जो है बौद्ध धर्म को मानते थे, उसको आश्रय भी दिया था। अब हर्षवर्धन के दरबार में एक कवि थे जिनका नाम है बाणभट्ट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बाणभट्ट ने जो है हर्षचरित की रचना की है, जिसमें हर्ष की पूरी जीवनी के बारे में इन्होंने बताया है। हर्षचरित और कादम्बरी, ये दोनों की नाटक की रचना जो है बाणभट्ट ने की थी। ठीक है, बाणभट्ट के गुरु थे, भरचू नाम था उनका। ठीक है, तो बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन के, और उन्होंने 2 नाटक की रचना की थी, हर्षचरित की और कादम्बरी की। ओके, चलिए, हर्षवर्धन ने भी कुछ नाटक की रचना की थी, जैसे कि प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। ठीक है, कहीं कहीं नागारनंद भी लिखा हुआ है, कहीं कहीं नागारनंद भी ये लिखा हुआ है, नागानंद को। ठीक है, तो प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद की इन्होंने रचना की थी हर्ष ने। और किस भाषा में की थी, तो संस्कृत भाषा में इन्होंने इन तीनों नाटक की रचना की थी। माना जाता है कि हर्ष जो है भारत के अंतिम हिंदू शासक थे। ठीक, कहीं कहीं ये फैक्ट मिलता है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि भारतवर्ष के अंतिम हिंदू शासक कौन थे, तो हर्षवर्धन। ठीक है, वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के हर्षवर्धन जो है भारत के हिंदू शासक अंतिम थे। हर्ष के जो अधीन कह सकते हैं, हर्ष के समय जो भी राजा आजा होते थे, शासक होते थे, उनको महाराज बोला जाता था या महासामंत भी कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे के फैक्ट देखते हैं। ये कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि हर्ष के समय में शासन में, जैसे कि होता है ना कि हमारे यहाँ पहले देश सबसे बड़ा है, उसके बाद राज्य आता है, उसके बाद फिर क्या होता है, जिला होते हैं, अब उसमें गांव होते हैं। तो वैसे ही हर शासक के समय में जो है ज़मीन बटी होती थी प्रशासन बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, तो हर्ष के समय में साम्राज्य जो है, पूरा साम्राज्य प्रांत में बटा होता था और उस प्रांत को भुक्ति भी कहते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि प्रांत जो होता था उसके शासक को क्या कहते थे, उसके शासक को राष्ट्रीय बोलते थे, राजस्थानिक बोलते थे, उपरिक बोलते थे। ये तीनों में से तीनों बोला जाता था या कुछ भी एक बोला जाता था। ठीक है, हर्ष के शासन में जो प्रांत होता था। और ये पूछ सकता है सबसे बड़ा इकाई क्या होता था प्रशासन का, तो साम्राज्य होता था। ठीक है, और सबसे छोटी इकाई क्या होती थी, ग्राम होती थी। ठीक है, ग्राम जो होती थी शासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। तो एक बार सीक्वेंस देख लेते हैं। सबसे पहले साम्राज्य होता था, फिर प्रांत होता था, फिर जिला होता था, फिर तहसील होता था, फिर ग्राम होता था। ठीक है, अब इनके शासक के बारे में भी पूछ सकता है। तो प्रांत का शासक जो होता था वो तो ये सब होता था, और प्रांत को भुक्ति भी कहते थे।
और प्रांत के बाद जिला जो आता था उसको विषय भी कहा जाता था, और विषय का जो शासक होता था वो विषयपति होता था। ठीक है। फिर तहसील जो आता था उसको पाठक या तहसील, दोनों, इसके शासक के बारे में नहीं है, पाठक या तहसील जो है उसके बाद वाले भाग को कहते थे। और गांव जो होता था सबसे छोटी इकाई होती थी। ठीक। और ग्राम का जो शासक होता था उसको हम ग्रामाक्षप टलिक कहते थे। ठीक है, ग्रामाक्षप टलिक कहते थे, जो कि है गांव का मुखिया होता था। ठीक है। हर्ष के शासनकाल में कुछ पद भी होते थे जो कि आज पूछ सकता है कभी एग्जाम में। जैसे अस्कंद गुप्त जो होता था वो गज सेना का प्रमुख होता था। जो हाथियों की सेना भी होती थी ना पहले राजाओं के पास, तो गज सेना का जो प्रमुख होता था उसको अस्कंद गुप्त कहते थे। और जो मेन सेनापति होता था, प्रधान सेनापति, उसको सिंहनाथ कहते थे। और प्रधान सचिव को भंडी कहते थे। और अश्व सेना, जो घोड़ों के सेना का जो प्रमुख होता था उसको कुंतल कहते थे। ठीक है। और पुलिसकर्मी को चाट या भाट बोलते थे। ठीक है। ये सारे जो है टर्म, ये सारे पद जो है उस समय के अधिकारियों के पास हुआ करते थे हर्ष के शासनकाल में। ठीक। हर्ष के साम्राज्य में जो है सिंचाई के लिए क्या साधन था? क्या जलकूप थे, कुएं थे, क्या थे? तो इनके टाइम में जल पंप आ गया था। ठीक है, तुला यंत्र बोलते थे उसको उस जमाने में, या जल पंप। ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। हर्ष के 2 पुत्र थे, वाग्यवर्धन और कल्याणवर्धन। पर इन्हीं के एक मंत्री ने, जिसका नाम अरुणाश्रा था, उसने जो है इन दोनों की हत्या कर दी थी। तो उसके बाद से हर्ष का वंश एक तरह से ख़त्म हो गया, और इनका साम्राज्य भी जो है धीरे धीरे अब बिखरने लगा, एक तरह से ख़त्म हो गया। ठीक है। तो ये हमने हर्ष के बारे में पूरा कंप्लीट कर लिया। पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर लगाइए, ये आपके सिलेक्शन को निश्चित करता है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।